गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग विवाह टॉपिक पर क्लास कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि सप्तम भाव बहुत इम्पोर्टेंट है विवाह को देखने के लिए, है ना। जी इसी मैम। में अब हम आगे बढ़ाएंगे। ये बोला गया है कि गुरु जी, विवाह तो सप्तम भाव से देखा जाता है, तो फिर ग्रहों को क्यों पढ़ें? ये वाला क्वेश्चन आ रहा था। तो कह रहे हैं कि भाव जो है वो किसी भी घटना को बताते हैं, लेकिन ग्रह उस घटना की क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है। तो जब हम विवाह की बात करते हैं तो हम सप्तम भाव को तो देखते ही देखते हैं, लेकिन सप्तमेश पूरी कुंडली में कहां पर गया वो बताएगा विवाह की क्वालिटी को। 6, 7, 8 में चला, सॉरी 6, 8 और 12 में चला गया तो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, प्रॉब्लम देगा। भाग्य भाव में चला गया तो बहुत अच्छी बात है, केंद्रों में चला गया तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि भाव जो है वो तो घटना को बताते हैं, लेकिन ग्रह किसको बताता है? ग्रह बताता है क्वालिटी को। ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है। हम जो भी इंडिकेशन लेते हैं विवाह से रिलेटेड वो हम सप्तम भाव और सप्तमेश से ही लेते हैं। हमने कल ग्रहों का विस्तृत वो किया था अध्ययन, लेकिन आज हम थोड़ा सा और गहराई में जाकर इनको देखेंगे। जैसे शुक्र को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है विवाह में, क्योंकि विवाह का प्राकृतिक कारक शुक्र ही है। लेकिन ये शुभ स्थिति में भी हो सकता है और अशुभ स्थिति में भी हो सकता है। अब शुभ स्थिति में कैसे हो सकता है? जब वो अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, स्वराशि यानी कि वृषभ या तुला में, केंद्र या त्रिकोण में हो, गुरु की दृष्टि आ जाए इन पर, और नवांश में बलवान हो। नवांश में बलवान का मतलब है कि जब हम D9 में शुक्र को चेक करें तो वहां पर भी हमें बलवान दिखाई दे। तो ये तो है शुभ स्थिति। अगर किसी की कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में है तो उसे सुखी वैवाहिक जीवन मिलेगा, आकर्षक जीवन साथी मिलेगा और दाम्पत्य का संतोष मिलेगा। कला और सौंदर्य में उसकी रुचि होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी थोड़ी ना शुभ स्थिति में ही हो, अशुभ स्थिति में हुआ तो। अब पहले हम ये समझना चाहिए कि अशुभ स्थितियां शुक्र की कौन सी हैं। नीच का हो गया, अस्त हो गया, राहु केतु या शनि से गंभीर पीड़ा में आ गया, पाप कर्तरी में हो गया। तो क्या क्या होगा? प्रेम में असफलता। ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं होगा, प्रेम होगा, पर असफलता का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक असंतोष की प्राप्ति होगी। जैसे यहाँ पे क्या था, आकर्षक जीवन साथी, तो आकर्षण में कमी, तनाव रहेगा। और क्या ये विलंब करा सकता है? तो कहते शुक्र कभी भी विवाह में विलंब नहीं कराता। शुक्र स्वयं विलंब का प्रमुख कारक नहीं है, परंतु यदि अत्यधिक पीड़ित हो तो विवाह में बाधाएं जरूर उत्पन्न करेगा, बहुत ज्यादा पीड़ित होने में। क्या शुक्र अलगाव का कारण बनता है? अगर राहु केतु शनि या मंगल से पीड़ा आ जाए तब तो हो सकता है, तब हो सकता है कि अलगाव करा दे। ठीक है। तो बेहतर होगा शुभ स्थिति में हो तो बहुत अच्छी बात है। यही चीजें बाकी के ग्रहों पर भी देखनी चाहिए। बृहस्पति के लिए हमेशा ये पहले चेक कर लेना चाहिए कि ग्रह जो है वो शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में, क्योंकि जो विवाह में साथ देने वाले ग्रह हैं, और हमने कल ये पढ़ा था कि सभी ग्रह वन और द अदर वे विवाह में के कारक बनते ही हैं। जैसे शुक्र तो मेन कारक है ही, बृहस्पति आशीर्वाद देते हैं, मंगल ऊर्जा, यौन शक्ति, दाम्पत्य में उत्साह का कारक है, चंद्रमा भावनाओं को देते हैं। तो हमें इन सभी ग्रहों में ये समझना चाहिए कि इनकी शुभ और अशुभ स्थिति कुंडली में है या नहीं है। अगर कुंडली में अशुभ या शुभ स्थिति, सूर्य आत्म सम्मान देते हैं, नेतृत्व देते हैं, अधिकार देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, अगर ये शुभ स्थिति में है
तो प्रतिष्ठित जीवन साथी मिलेगा। और अगर अशुभ स्थिति में है तो उसमें अहंकार बहुत होगा। किसमें? जीवन साथी में। सम्मानपूर्ण जिंदगी बिताने वाला होगा, वैसे वैवाहिक संघर्ष दे देगा अशुभ स्थिति में है तो। अत्यधिक अहंकार जो होता है वो अच्छा नहीं होता। तो अगर किसी में अत्यधिक अहंकार है तो सूर्य की अशुभ स्थिति है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें शनि को समझना चाहिए। तो कुंडली में हमें इन सभी ग्रहों को ये समझना चाहिए कि शुभ स्थिति में है या फिर अशुभ स्थिति में। इवन केतु तक, बुध भी, बुध को तो हमें बहुत जरूर से समझना चाहिए वैवाहिक संबंधों में। आइए हम बुध को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बुध अगर शुभ स्थिति में है तो वो कहाँ होगा? जैसे अपनी स्वराशि में हो जाए, उच्च के हो जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो बलवान होने का मतलब क्या है? उच्च के, शुभ ग्रहों की दृष्टि। अब बुध जो होते हैं वो संवाद का कारक है, मित्रता का कारक है, हास्य का कारक है, समझौता करवाते हैं। अगर शुभ स्थिति में बुध है तो संवाद बहुत अच्छा रखेगा इंसान, और वैवाहिक संबंधों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बौद्धिक सामंजस्य रखेगा, मित्रवत दाम्पत्य जीवन होगा, दोस्त बन के रहेंगे। लेकिन अगर अशुभ स्थिति हो गई या पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया तो अत्यधिक चंचलता दे देगा। तो उससे क्या होगा? गलत फहमियां। गलत फहमियों के कारण दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ गई। संवादहीनता, बात ही नहीं करते आपस में। निर्णयों में अस्थिरता, किसी निर्णय पे ही नहीं पहुंच पा रहे। वो निर्णय जो है वो लड़ाई में परिवर्तित होते जा रहे हैं। लेकिन बुध कभी भी विवाह में देरी का कारक नहीं बनता। क्या अलगाव का कारक बन सकता है? हाँ, जब गलतफहमियां हो जाएंगी तब अलगाव का कारण बन सकता है। क्योंकि बुध इतना हंसी मजाक करने वाला है कि अगर किसी की कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में है तो चंचलता बहुत ज्यादा होगी, और फिर वो ऊटपटांग भी बोलेगा जातक। और जब जातक ऊटपटांग बोलेगा तो गलतफहमी के कारण प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी चीज को हम एक कुंडली पे समझ लेते हैं। इस कुंडली को देखिए, यहाँ पर हम मेनली बुध की स्थिति को समझते हैं, क्योंकि अभी हमने बुध को समझा। क्या आप लोग अपने विचार दे पाएंगे इस कुंडली में बुध से रिलेटेड? यहाँ पर बुध की स्थिति है तीसरे घर में, ये शुक्र के साथ है और इस राशि में है। मित्र राशि में। ठीक है, नंबर 1 मित्र राशि में तो अच्छा माने जी, शुक्र के साथ है तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा, और तीसरा घर कम्युनिकेशन का ही होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में जातक अच्छा होगा। हाँ, तो क्या जातक बुध को लेकर जातक की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी बुध के कारण? कभी कोई प्रॉब्लम? दीप्ति आप बताइए, कोशिश कीजिए। मैम मंगल की 9वीं दृष्टि आ रही है। मंगल की 9वीं दृष्टि नहीं होती राज्य, तो मंगल की 8वीं मैम, पर इसमें अच्छा ही है क्योंकि बुध सप्तमेश है और सप्तमेश अपने से नवम में बैठा है। ठीक बात है। क्या कोई पीड़ा दिख रही है बुध के ऊपर? राहु की पंचम दृष्टि आ रही है। यस, राहु की दृष्टि। हवा में बातें करने के लिए हवा में बातें करने की आदत, ऊंची ऊंची छोड़ने की आदत होगी। हाँ जी मैम। और क्या शुक्र के साथ संबंध होना, ज्योति में होना कुछ अच्छा बात बता रहा है? मैम ये ना बढ़ा चढ़ा के चीजों को करने की कोशिश करते होंगे, हर एक बात को, मतलब कि शुक्र है तो मैम अपनी बात को बड़ा कलात्मक ढंग से बताते होंगे, मतलब ठीक है, बात को कलात्मक। एक मिनट में रिजॉइन कर दूं। लेकिन शुक्र की उपस्थिति क्या बुध को ठीक ठाक सपोर्ट दे रही है? मैम अगर राहु की दृष्टि बुध पे जा रही है और हवा में बातें कर रहे हैं तो शुक्र भी तो फिर उसी तरीके से, मतलब वैसी हवा वही बातें करेगा। अब यहाँ पर हम ये अगर देखें, और ये कि ये 6 लॉर्ड भी है,
मैम 6th लॉर्ड है क्योंकि ना, तो उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। 6th लॉर्ड के कारण प्रॉब्लमैटिक होगा और राहु की दृष्टि के कारण प्रॉब्लमैटिक होगा। ठीक है ना? रुचि आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। तो यहाँ पर ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर बुध के कारण दिक्कत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखो, पहली बात, बुध महाराज कौन है? 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड है ना? जी मैम, सप्तमेश है। 7th लॉर्ड किसकी दृष्टि में आ रहे हैं? बुध की दृष्टि में, ये राहु की दृष्टि में आ रहे हैं। दूसरी बात, 6th लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं। तो जातक को हवा में बात करने की और हंसी मजाक करने की इतनी आदत होगी कि वो ये खुद भी 7th लॉर्ड ही है। तो 7th लॉर्ड पीड़ा में तो है, D1 में तो दिख रहा है। इवन 7th हाउस भी पीड़ा में दिख रहा है। कैसे? मंगल बैठा है। मंगल तो भाग्य, ये पंचमेश है, पंचमेश के बैठने से पीड़ा होगी क्या? मंगल 12th लॉर्ड भी है ना? मंगल 12th लॉर्ड भी है। तो ये मंगल का, देखिए, जब हम कल क्लास की थी हमने, तो हमने ये भी जाना था कि जो मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह होते हैं, वो किसी भी भाव में बैठकर जीव तत्व की हानि करते हैं। जीव तत्व की हानि करते हैं। हानि करते हैं। तो यहाँ विवाह वाले घर में बैठकर ये जीव तत्व की हानि करेंगे। अच्छा, D9 में चेक करें, क्योंकि हम बार बार, हमें बोला जाता है कि D1 के साथ साथ D9 में भी हमें चेक करना चाहिए। हम केवल बुध को बात करेंगे। क्या बुध की स्थिति यहाँ पर D9 में सुधर गई या कुछ सही है? जो D1 के 7th लॉर्ड हैं, वो D9 में उनकी स्थिति क्या हो गई है? थोड़ा जूम करूं? नहीं कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ मीन राशि में मैम हाँ, ये बुध पीड़ा में नहीं है और ठीक है। अपने भाव को बलि कर रहा है लग्नेश, अपनी दृष्टि देके। और नहीं, 7th हाउस को क्या कर रहे हैं? 7th हाउस अवस्था को क्या है इनकी यहाँ पर? इनकी यहाँ पर क्या अवस्था है? मैम दिग्बली तो नहीं है यहाँ पे। ये नीच और के हो गए राजे यहाँ हाँ, पर। ये बुध के नीच के हो गए हैं। बुध यहाँ 12 नंबर राशि में नीच के हैं। नीच के हो गए तो हैं। जब हम बार बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो अशुभ अवस्थाओं में हमने पढ़ा है ना कि कोई ग्रह नीच का हो जाए। ये नीच के हो गए ना यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, क्या अशुभ स्थिति में क्या कहते हैं हमें? अशुभ स्थिति में हम बार बार यही तो पढ़ रहे हैं कि कोई ग्रह क्या हो जाए? नीच का हो जाए। तो वो भी देखिए, शनि के लिए क्या पढ़ा था? अशुभ स्थिति नीच में पाप प्रभाव, सप्तम भाव पर कठोर प्रभाव। तो इसी तरह से बुध भी अगर नीच के हो जाएंगे तो क्या क्रिएट करेंगे? गलत फहमियां, संवादहीनता और निर्णयों में अस्थिरता। तो विवाह में झगड़े का एक मुख्य कारण बुध हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि बुध अगर नीच का हो गया या फिर पाप अशुभ स्थिति में हो गया, पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, तो अत्यधिक चंचलता दे देगा। और ऐसे में गलत फहमियां होना, संवादहीनता होना और निर्णयों में अस्थिरता आना लाजमी है। तो ऐसे कुंडली में ये भी देखना है कि बुध की जब भी कोई कुंडली हमारे सामने आए और हमें लगे कि वैवाहिक जीवन में झगड़े जैसी स्थिति बन रही है, तो उसका कारण क्या बन रहा है? तो कहीं उसका कारण बुध तो नहीं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक कुंडली दिखाई और इस कुंडली में हमने बुध की स्थिति को, प्रथम दृष्टा तो ऐसा लग रहा है कि वो मिथुन राशि में बैठा है।
ऐसा लग रहा है ना? जी मैम। लेकिन राहु की दृष्टि आने का मतलब है कि ये एक पीड़ा हो गई। और D9 में भी बुध का नीच का हो जाना भी ये अच्छी स्थिति में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगला अगला देखते हैं। अब हम यहाँ पर शुक्र को चेक करेंगे। एक कुंडली में हमने किसको चेक किया? बुध को, क्योंकि हमें ग्रहों को चेक करना जरूरी है। क्या सप्तमेश पर इसका कोई प्रभाव आ रहा है? मैं इसे थोड़ा जूम करती हूँ जिससे आप इनकी डिग्रियों को भी देख सकें। शुक्र की डिग्री है, एक सेकंड, शुक्र की डिग्री है 2 डिग्री 10 मिनट और सूर्य की डिग्री है 14 डिग्री। थोड़ा और जूम कर देती हूँ आप लोगों को, ये अच्छे से दिखाई दे। सूर्य सप्तमेश है, सूर्य के साथ बुध, शुक्र, गुरु और शनि बैठे हैं। तो क्या सप्तमेश पीड़ा में है? सप्तम कुछ ऐसा दिख रहा है? मैम दोनों सूर्य और शनि सेम नक्षत्र में है। बिल्कुल सेम नक्षत्र में तो है, लेकिन चरण बहुत दूर है। ओके। ठीक है, नक्षत्रों की बात अभी हम आगे बाद में करेंगे, है ना? क्योंकि अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्लैनेट की अच्छी स्थिति जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशहाली देती है, या ग्रहों की जो अशुभ स्थिति है या पीड़ित स्थिति है वो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम लाती है। मैम सूर्य तो यहाँ पे मित्र राशि में हो गए, मंगल की उच्च राशि के हो गए, उच्च के के हो गए। हाँ उच्च के हैं, तो सूर्य सप्तमेश की स्थिति तो बहुत अच्छी है। और शुक्र की, क्योंकि विवाह के कारक तो शुक्र है। अस्त तो नहीं है शुक्र। क्या 12 डिग्री पे शुक्र अस्त होते हैं? 9 से 10 डिग्री पर शुक्र अस्त होते हैं। तो शुक्र की स्थिति को क्या कहेंगे? क्या ये शत्रु राशि में है? मैम राशि परिवर्तन हो रहा है इन दोनों का, तो किन दोनों का? मंगल का मंगल और शुक्र का। हाँ, ये वाली बात भी ठीक खल है। योग बन गया इनका। ये तो खल योग बना दिया। हाँ तो मैम दूसरी बात, पर शुक्र तो आरोही हो रहे हैं ना, वो जो उच्चता अपनी नहीं, अच्छी उसमें उच्चता की ओर थोड़ी आ रहे हैं। उच्चता की ओर आने के स्वराशि। लिए तो अच्छा यहाँ हाँ, आना पड़ेगा ना। 11 में आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, उच्चता की तरफ नहीं आ रहे, लेकिन हाँ ये खल योग तो बन गया, तो शुक्र की स्थिति तो अच्छी नहीं है। अगर शुक्र खल योग में है तब तो ये प्रॉब्लमैटिक है। सुख भाव से 12th में है। खल योग में आ जाए तब तो प्रॉब्लमैटिक होगा ना। क्या शुक्र की स्थिति को हम D9 में अच्छे से समझ सकते हैं? D9 में भी ये वर्गोत्तम हो रखे हैं, और 1 2 3 4 मंगल से दृष्ट भी है। जिस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं वो 8th लॉर्ड है। बुध जो है वो 8th लॉर्ड है। शनि जिनके साथ बैठे हुए हैं वो भी 12th लॉर्ड है। तो क्या 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड के साथ शुक्र की स्थिति अच्छी मानी जाएगी? एक तो खल योग तो हो ही गया, और दूसरा 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड के साथ होना भी ये अफ्लिक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए एक और कुंडली इसी में है, यहां पर देखेंगे। इसमें बताइए 7th हाउस पे क्या प्रॉब्लम है? क्या हम 7th हाउस पे कोई प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं? पाप कर्तरी में है 7th हाउस। बिल्कुल ठीक, 7th हाउस पाप कर्तरी में है। और जो 7th लॉर्ड है वो अपने से 12वां है। अपने से 12वां है, और 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड है राहु केतु के एक्सिस में है। एक्सिस में है।
राहु केतु के अक्ष पर भी तो है। हम्म, क्या और कोई पीड़ा? वैसे तो अच्छी खासी पीड़ा हो गई। किसी को 7th लॉर्ड को ये D9 चार्ट है इनका, D9 में समझे, मंगल की स्थिति यहाँ क्या है, राहु केतु के एक्सिस में, यहाँ पर भी है, सूर्य और शनि से पीड़ित भी है। तो कहने का मतलब ये है, जब सप्तमेश पर, सप्तम भाव पर, या कोई ऐसा ग्रह, जैसे हमने बुध को समझा था वहां पर, और यहाँ पहले उसके बाद शुक्र को समझा था, ये भी विवाह में बाधक हो सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं। इस कुंडली में शुक्र को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या कुछ निकल के आएगा? वैसे तो हमें दिख रहा है कि सप्तम भाव पीड़ा में है, सप्तमेश भी पीड़ा में है। क्या शुक्र से रिलेटेड कोई परेशानी दिखती है हमें? मैम शुक्र भी तो 6th लॉर्ड है, शुक्र भी 6th लॉर्ड है, बट वो लग्नेश भी है साथ में। साथ में लगने, पर ये तो फंक्शनल बेनिफिट हो गए। राहु की दृष्टि है शुक्र पे। हाँ ये शुक्र फंक्शनल पर राहु की दृष्टि, और शुक्र कौन सी राशि में बैठे हैं? क्या वो मित्र राशि शुक्र शत्रु क्षेत्र में बैठे हैं। हो गए? हाँ जी। शत्रु क्षेत्र में। शत्रु और यहाँ D9 में भी इनका ये, इसको अच्छा राशि में माना जाएगा? मैम सम हो गए। नहीं 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 मैम, नहीं माना चंद्रमा जाएगा। को ये शत्रु मानते हैं, चंद्रमा और सूर्य को शत्रु मानते हैं। हाँ यहाँ भी शत्रु क्षेत्र हो गए। ठीक है, तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर भी हम अच्छी नहीं मानेंगे। राहु की दृष्टि आना, यहाँ पे भी ये अच्छा दृष्टि नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, ये एक स्त्री की कुंडली है। अगर ये एक स्त्री की कुंडली है तो क्या हमें गुरु पे भी ध्यान देना चाहिए? क्या गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ? मैं वही देख रही थी, गुरु दे रहे हैं, और गुरु पंचम को भी देख रहे हैं जहाँ सूर्य बुध है, तो वहां भी कुछ तो ईज आउट मिलेगा इसको। ऐसा नहीं है कि 100% मैरिड लाइफ में इश्यूज होंगे। गुरु खुद कौन सी राशि में बैठे हैं? शत्रु राशि में है। शत्रु राशि में है। पर मैम लगन की डिग्री के क्लोज हैं तो इफेक्ट तो अच्छा देंगे 5, 7, 9 भाग में। अच्छा, यहाँ पर ये मित्र राशि में बैठे हैं, 12th हाउस में आ गए। एक और बात हमें समझनी चाहिए कि जिन गुरु की हम तारीफ कर रहे हैं, वो गुरु तो 8th लॉर्ड है। हाँ मैम मैं ये तो नहीं, 8th लॉर्ड भी। 8th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है। इस कुंडली के लिए अकारक हैं। ये जो कुंडली मैंने लगाई है, ये लता मंगेशकर की कुंडली है। इसमें बुध उच्च के हैं, 29 डिग्री के हैं। पहली बात तो सप्तम भाव ही गड़बड़ हो गया, फिर सप्तमेश पर पीड़ा आ गई, फिर शुक्र भी अच्छी स्थिति में नहीं दिखे, और फिर गुरु भी अच्छी स्थिति में नहीं दिखे। तो ये जो चीजें, छोटी छोटी सी चीजें हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यही बाद में हमें स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगी कि विवाह होगा, विवाह नहीं होगा, विवाह में क्या बाधाएं आएंगी, और कौन सा ग्रह बाधक बनेगा। हाँ जी दीदी पूछिए। मैम मैं ये कहना चाह रही थी, गुरु माना 8th लॉर्ड है, बट गुरु तो गुरु ही है। ठीक है, गुरु गुरु ही है। और उनकी लगन की डिग्री भी क्लोज है। ठीक है, तो 5, 7, 9 पे इम्पैक्ट तो अच्छा ही देंगे। बिल्कुल देंगे। तो हम उनकी गुड बेनिफिट्स को जो डिनाई भाव, तो नहीं कर जो सकते। स्थान है, जैसे आप ये मानिए कि किसी के बच्चा होना है, मतलब एग्जाम्पल थोड़ा सा हम अलग हट के देख लेते हैं। किसी के बच्चा होना है, आशीर्वाद पूरा आ रहा है, लेकिन क्षेत्र सूट गड़बड़ है, क्षेत्र गड़बड़ है, मतलब बच्चे को वो पेट में नहीं रख पाएगी स्त्री। तो बताइए वो उसको कैसे देखेंगे हम? वहां सप्तम भाव खराब है। सप्तम भाव कैसे खराब है? क्योंकि वो कर्तरी में है। सप्तमेश भी खराब है, तो अगर कोई जीवन में आएगा भी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी।
गुरु का आशीर्वाद भी आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जो बाधक बनेंगी। अगर वही चीज हमें D9 में स्वच्छ दिखती, साफ सुथरी दिखती, तो हम कह सकते थे कि हाँ D9 में है तो हो सकता है, हो जाएगा। तो मैम आशीर्वाद की दिशा मुड़ गई, जैसे कि आशीर्वाद की दिशा मुड़ गई, जैसे पब्लिक इमेज पे आशीर्वाद आ गया, पब्लिक इमेज पे आशीर्वाद आ गया, वेरी गुड। भाग्य पे आशीर्वाद आ गया, भाग्य बिल्कुल आ गया, भाग्य पे और आशीर्वाद आ गया, लिखने की कला में आशीर्वाद आ गया, गाने लिखने। इंटेलेक्ट बढ़ गया, इंटेलिजेंस यहाँ बढ़ गई, क्योंकि ठीक है। 5th हाउस केवल संतान का नहीं, इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस का भी है। आशीर्वाद की दिशा बदल गई, वो विवाह न रहकर वो क्या हो गया, वो बाकी की चीजें जीवन में आती चली गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, क्योंकि वो सप्तम और अभी सप्तम जो ऊपर वाले जो दोनों कुंडली थी, उन जातकों को हम नहीं जानते, लेकिन इसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये तो पब्लिक इमेज भी थी, इसलिए मैंने ये नाम रिवील किया आपके आगे कि ये कुंडली जो है, ये लता मंगेशकर की कुंडली है। ठीक है, क्या ये जो सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं विवाह में कारक चीजें, तो उनको सूट करती है? तो इसलिए मैंने आपको ये वाली कुंडली शो की है। हाँ जी, पूछिए ज्योति। यू आर नॉट ऑडिबल डार्लिंग, थोड़ा वॉल्यूम, थोड़ा पास आके बोलिए। योर वॉइस इज वेरी डिम। ट्राई, अच्छा बोल के देखिए। आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? आप टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए क्वेश्चन। अब पूछो, अभी अभी आवाज आई थी। हाँ आ रही है। मैम मैं कह रही थी कि जुपिटर 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो मतलब उसके जो लॉर्ड है वो मतलब अच्छी सिचुएशन में नहीं है, बट 7th हाउस को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर इन्होंने शादी की होती तो क्या उसपे मतलब नई प्रोटेक्शन मिलती है? नहीं, देखिए, जिस घर को जुपिटर देख रहा है, वो घर खुद उसमें है, कर्तरी में है, और उसका मालिक भी क्या है, पीड़ा में है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये वही चीज हो गई ज्योति, जैसे कोई टीचर आपको पढ़ाना चाहता है, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है, आप ऐसी स्थिति में है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप ऑफिस में बैठे हो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं कह रही हूँ 1 हफ्ता दे दो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो 7th हाउस पे आशीर्वाद तो आ रहा है उसका, लेकिन वो खुद कर्तरी में है, और सप्तमेश भी परेशानी में है। और सेकंड क्वेश्चन होती है कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड होता बट 7th हाउस में ही होता है, या समहाउ जुपिटर जहां लॉर्ड बैठा है 7th हाउस का उसको एस्पेक्ट करता है, क्या सिचुएशन बेटर होती है? मतलब ये सारी सिचुएशंस हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स का रोल आ जाता है, और प्लैनेट्स का रोल विवाह में कैसे देखना चाहिए। ठीक है, हाँ जी प्रतिभा। मैम मैं ये पूछ रही थी कि डिनायल मैरिज अगर इतना एफ्लेक्टेड है वो सप्तम, वो फिर डिनायल ही होगा ना। डिनायल मैरिज, ये तो लता मंगेशकर हमें पता चल गया, तो ये हमें तो पता है लता कि मंगेशकर डिनायल हो को गया। पता है कि डिनायल ऑफ हाँ, मैरिज। लेकिन अगर हमें लता मंगेशकर पता नहीं एक होता और तो चीज मैं आपको यहाँ पर, ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ कि प्रेम संबंध नहीं रहा। हाँ, वो तो पता ठीक है, तो हाँ। यहाँ प्रेम का डिनायल नहीं है, तो वो गुरु मैरिज का का आशीर्वाद कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है, लेकिन मैरिज का डिनायल है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मैम वो क्योंकि सप्तम सप्तमेश खराब है, सप्तमेश खराब है, सप्तम भाव खराब है, और जो शुक्र कारक होता है विवाह का वो भी खराब है, मतलब वो भी परेशानी में है। खराब से मतलब परेशानी में, पीड़ा में। बढ़े अब हम आगे। अब आप लोगों को समझ आया कि किस तरह से ग्रहों का रोल आ जाता है।
एक कुंडली में मैंने, ये जो पहली कुंडली है वो कुंडली मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी किसकी है, लेकिन वहां पे केवल बातचीत ही शादी में संबंध विच्छेद का कारण बनी, और मेन कारण वहां पर बुध बन गया। जो आपने अभी पहली कुंडली देखी थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैरिज का डिनायल नहीं था, मैरिज हुई है, लेकिन संबंध विच्छेद का कारक, क्योंकि अब हम क्वालिटीज भी तो देखेंगे ना, ये ग्रह कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं, इससे पहले वाली कुंडली की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बुध पर राहु की दृष्टि का आना और बुध का 6th लॉर्ड के साथ बैठ जाना, और यहाँ पर बुध का नीच का हो जाना किस चीज को शो करता है? जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा, गलत फहमियां, संवादहीनता, निर्णयों में अस्थिरता, क्योंकि पाप ग्रह से पीड़ित है, और अत्यधिक चंचलता। ठीक है ना? तो क्योंकि बुध की स्थिति जो है अशुभ हो गई यहाँ पर, इसलिए ये चीजें, ये फल हुए, और धीरे धीरे संचार की कमी संबंधों में दूरी ला सकती है। तो हर प्लैनेट को बहुत ध्यान से समझना है किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले। विवाह के लिए जब हम कुंडलियां देखेंगे तो विवाह अच्छा चलेगा, बुरा चल रहा है, कैसा है, ये सब चीजें हमें हर ग्रह को नोटिस करना है। कल हमने मेनली बात की थी कि कौन कौन से भावों को नोटिस करना है, कल हमने यही तो बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं कौन कौन से प्लैनेट्स को नोटिस करना है। सभी प्लैनेट्स इसमें रोल प्ले करेंगे शादी में, और वो कैसे करेंगे आज हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा सप्तम भाव और सप्तमेश के बारे में और बात करते हैं। चलिए, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, कुंडलियों को भी लगाकर देखते जा रहे हैं, जिससे विवाह से संबंधित परेशानियां को हम लोग पकड़ पाए। तो सबसे पहली बात हम ये इसको हम तेजी से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सप्तमेश क्या होता है? तो जो सप्तम भाव का स्वामी होगा वही सप्तमेश होगा। हर कुंडली में, चाहे वो मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन में कौन कौन सप्तमेश बनेंगे ये सब आप लोग जानते ही हो, इनकी लिस्ट दी हुई है। विवाह में सप्तमेश की भूमिका क्या होती है? सप्तमेश ही बताता है कि विवाह कब होगा, कैसा होगा, जीवन साथी के स्वभाव, व्यक्तित्व, संस्कार कैसे होंगे, वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, प्रेम में वैवाहिक आकर्षण होगा या नहीं होगा, व्यवसाय के बारे में भी यही बात करता है, डाइवोर्स के बारे में भी यही बात करता है, पुनर्विवाह के बारे में भी यही बात करता है, और मैरिटल स्टेटस, सामाजिक जीवन, शादी के बाद क्या होगा उसके बारे में भी सप्तमेश ही बात करता है। हम कैसे पहचाने कि सप्तमेश शक्तिशाली है? उच्च का है, स्वग्रही है, मूल त्रिकोण में है, मित्र राशि में है, केंद्र त्रिकोण, वर्गोत्तम, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों से युक्त है, नवांश में भी उच्च का हो गया, तो शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। लेकिन सप्तमेश कब निर्बली हो जाएगा, कमजोर कब माना जाएगा? नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, ग्रह युद्ध में आ जाए, पाप कर्त्री में आ जाए, 6, 8, 12 भावों में आ जाए तो संघर्ष करना पड़ेगा, शत्रु राशि में आ जाए, नीच नवांश में आ जाए तो वैवाहिक चुनौतियां होंगी, अनेक पाप दृष्टियों से तनाव होगा। अभी जो पिछली हमने एक कुंडली देखी जिसमें हम बुध का रोल बार बार देख रहे थे, तो वहां पर सप्तमेश बुध ही हैं। तो सप्तमेश के बारे, अभी हमने सप्तमेश के बारे में क्या पढ़ा? सप्तमेश की क्वालिटी को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ये सप्तमेश मित्र राशि में दिख तो रहे हैं, लेकिन राहु से पीड़ित हैं, D9 में नीच के हो जाते हैं, हो जा रहे हैं ना।
तो इस तरह से हमें सप्तमेश की शक्ति को देखना होगा कि क्या वैवाहिक जीवन में संघर्ष रहेगा, क्या वैवाहिक जीवन में चुनौतियां आएंगी। अगर 6, 8, 12 भावों से या भावों के स्वामियों से संबंध आता है सप्तमेश का, तो वैवाहिक जीवन में चुनौतियां और संघर्ष दिखेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम देखें कि सप्तमेश अलग अलग घरों में जाते हैं, सप्तमेश का प्रथम भाव में जाना तो आकर्षक साथी देगा, लेकिन नकारात्मक पक्ष ये है कि उसका साथी हावी रहेगा। अगर सप्तमेश द्वितीय घर में जाता है तो संपन्न परिवार देगा, नकारात्मक पक्ष ये है कि पारिवारिक विवाद देगा। पारिवारिक विवाद तब देगा जब सप्तमेश पीड़ा में जाए, यहां पर अशुभता दिखे तब। और अगर शुभता दिखे, जब लिखा है सकारात्मक पक्ष तो लिखेंगे, बता है कि शुभता की बात कर रहे हैं। अगर नकारात्मक पक्ष लिखा है तो बात कर रहे हैं किस चीज की, अशुभता की। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो इस बात को, इस बात को समझ पा रहे हो कि जैसे सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली में सप्तमेश कौन होगा? मैम शनि। शनि होगा, बिल्कुल ठीक। और शनि जाके लगन में ही बैठ जाए तो वो शत्रु राशि में जाके बैठे, हाँ, तो वो आप उसको शुभ कहोगे कि अशुभ कहोगे? शुभ ही बोलेंगे मैम। क्योंकि जब शत्रु राशि में, आप दीप्ति में बिल्कुल मत सोचना कि वो तो अपने भाव को देख रहा है, यही बात आ रही है ना दिमाग में कि वो तो अपने भाव को देख रहा है। नहीं, वो खुद वहां जाके बैठे हैं। फिर मैम वो शनि वहाँ पे हाँ हाँ हाँ, बोलिए। जातक के लिए अच्छा नहीं है, बट स्पाउस तो जातक के स्ट्रांग लिए है। अच्छा नहीं है, जातक के लिए अच्छा नहीं है। वही तो कुंडली कह रही हूँ, किसकी है? कुंडली जातक किसकी है? की। जातक की। स्पाउस तो स्ट्रांग है, ये कह हाँ रही हूँ। हाँ, पाउस स्ट्रांग होगा। हाँ। तो अभी हम इसको और समझ रहे हैं। देखिए, इसका सकारात्मक पक्ष ये होगा कि आकर्षक साथी मिलेगा, ठीक है, लेकिन साथी हावी रहेगा, तंग करेगा ना। फिर जब हावी रहते हैं तो क्या करते हैं? मेरी हम बात सबको पता है मैम, मानो, मेरी वी बात, ऑल आर फेसिंग। हाँ, मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी बात मानो। ठीक है। अच्छा, सेकंड हाउस में परिवार और धन से जुड़ाव होगा, संपन्न परिवार मिलेगा, ये बात पक्की है। लेकिन अगर नेगेटिविटी है वहां पर, नेगेटिविटी कैसे हो सकती है कि अशुभ दृष्टियां आ जाएं, अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए, तो पारिवारिक विवाद भी देगा। थर्ड हाउस में आएगा तो मृतवत संबंध बनाएगा, अच्छा संवाद रखेगा अगर सकारात्मक है तो, पर अगर नकारात्मक आ गया तो ईगो दे देगा। वही चीज जो भी हमने पिछले कुंडली में देखी है। अभी इस वाली कुंडली में हमने क्या देखा है? ईगो बन गई। अगर सप्तमेश थर्ड हाउस में जाता है और वहां पे वो पीड़ा में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा संवाद, दोनों मित्रवत रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पीड़ा में आ गया तो क्या हो गया? क्या हुआ? ईगो। चतुर्थ भाव में आएगा, गृहस्थी का सुख देगा, घर वाहन देगा, लेकिन अगर नकारात्मकता वहां आ गई साथ में तो घर में तनाव भी देगा। पांचवें भाव में सप्तमेश का आना प्रेम विवाह की ओर इशारा करता है। सकारात्मक इसका प्रभाव पक्ष क्या है? रोमांस। लेकिन नकारात्मकता क्या है? प्रेम संबंध का टूटना। छठे भाव में आ जाए तो संघर्ष, यानी कि सेवेंथ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में आना अच्छी बात नहीं है। विवाद, मुकदमे और नकारात्मक पक्ष में इसमें डाइवोर्स हो सकता है। सप्तम भाव में आ जाए तो वहीं बैठ गया, मजबूत विवाह, आदर्श दाम्पत्य। बस पापग्रस्त नहीं होना चाहिए, यदि पापग्रस्त है तो तनाव होगा।
तो हमें ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेवेंथ लॉर्ड कौन से घर में जा रहा है। कौन कौन से घरों में जाना अच्छा नहीं है? सिक्स्थ में, एट्थ में और 12th में। ठीक है, अलगाव दे सकता है, खर्चे दे सकता है, विदेश योग दे सकता है, लेकिन आजकल तो लोग विदेश योग को अच्छा मानते हैं। पॉजिटिव दृष्टियां हैं, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, 12th में जाना भी अच्छी बात है, लेकिन छठे में जाने को तो खासकर अच्छा नहीं माना गया। 8th में जाना परिवर्तन को शो करता है, ये आध्यात्मिक विकास की तरफ भी ले जाता है, लेकिन नेगेटिविटी की अगर कोई अशुभ दृष्टि आ रही हो साथ में तो वैवाहिक संकट दिखेगा। नवम भाव में भाग्य यानी कि धार्मिक साथी होगा। अगर नकारात्मकता है तो विचारों में मतभेद हो सकता है। दशम में आने का मतलब है वर्किंग स्पाउस, दोनों हो सकता है साथ में काम करते हो, लेकिन अगर इसका नकारात्मक पक्ष का क्या मतलब है कि जब भी इस पे बुरा प्रभाव आएगा तो मानना चाहिए कि काम के कारण दूरी। काम के कारण दूरी का क्या मतलब हुआ कि स्पाउस कहीं और काम करता है, उसको वहां से अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ रहा है। एकादश भाव में अगर जाता है तो इच्छा पूर्ति, अपेक्षाएं बहुत अधिक रहेंगी। द्वादश भाव में हमने पढ़ लिया। तो 7th लॉर्ड चार्ट में कहाँ गए ये भी ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7th लॉर्ड इस वाले चार्ट में तो 3rd हाउस में गए, ठीक है, अगले चार्ट में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 7th लॉर्ड कहाँ गए, ये भी 3rd हाउस में गए हैं। चलो ये भी अच्छी बात हो गई। एक और चार्ट था इसमें, यहाँ पर देखें 7th लॉर्ड कहाँ गए हैं, मंगल यहाँ पे 6th हाउस में गए हैं, जो हमने अभी पढ़ा कि ये अच्छी सिचुएशन नहीं होती। अभी पढ़ा है ना हमने, 7th लॉर्ड का 6th हाउस में जाना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स पे नहीं आए हैं। अभी हम लोग अपने जो आसपास के लोगों की कुंडलियां भी जब अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि इनकी शादी कब हुई या फिर क्या इनकी शादी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सप्तमेश उच्च के हों बहुत अच्छी बात है, केंद्र त्रिकोण में हो बहुत अच्छी बात है, शुभ ग्रह देख ले बहुत अच्छी बात है, नवांश में मजबूती हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सप्तमेश वक्रीय हो गए, कभी कभी सप्तमेश वक्रीय भी दिखेंगे, ठीक है, इससे पहले वाली लाइन हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। सप्तमेश अगर नीच के हो जाए तो क्या क्या विवाह में देरी दे सकते हैं, जीवन साथी से मतभेद दे सकते हैं, परिवार में तनाव दे सकते हैं, असंतोष दे सकते हैं, डाइवोर्स दे सकते हैं। लेकिन ये चीजें कम हो जाएंगी अगर गुरुदेव की दृष्टि आ गई। दोष कब समाप्त हो जाता है, देखो साफ साफ लिखा है, कब समाप्त हो जाता है, जब नीच भंग हो जाए, शुभ दृष्टि हो जाए, नवांश में उच्च का हो जाए या वर्गोत्तम हो जाए। तो केवल D1 देखकर फैसला नहीं करना, केवल D1 देख के नहीं कह देना कि ये गड़बड़ है मामला, नो। अगर नीच का कोई ग्रह है तो हो सकता है नीच भंग हो रहा हो, शुभ दृष्टि आ रही हो, नवांश में उच्च का हो गया हो, वर्गोत्तम हो गया हो, तो D9 में 100% आपको पहुंचना है D1 के बाद। चलिए वक्रीय सप्तमेश की बात कर ले। तो वक्रीय सप्तमेश के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखेंगे हम। मैच्योर स्पाउस मिलेगा लेकिन देरी से मिलेगा, गहरी सोच वाला मिलेगा लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन भी देगा, पुराने संबंध से ही विवाह हो सकता है और विवाह का बार बार टूटना भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि 7th लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो और उस पर अगर शुभ प्रभाव है तो ये वाली चीजें, अगर अशुभ प्रभाव है तो ये वाली चीजें हो सकती हैं।
आध्यात्मिक सोच हो सकती है, निर्णय में देरी हो सकती है। अगर अशुभ प्रभाव होगा तो ये, अगर शुभ प्रभाव है तो ये। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन करना है? किसी के चार्ट में आपने देखा कि 7th लॉर्ड रेट्रोग्रेडेड है? हाँ जी मैम है। हैं? हाँ तो जी आप वो कुंडली शेयर करोगे, ठीक है मैम। ठीक है? उस कुंडली को संभाल के रखोगे और फिर हम देखेंगे कि उस 7th लॉर्ड जो रेट्रोग्रेडेड है उन पे सकारात्मक प्रभाव है या फिर नकारात्मक प्रभाव है। अगर सकारात्मक प्रभाव है तो क्या हमें ये सारी चीजें दिखती है, और अगर नकारात्मक प्रभाव है तो क्या ये दिखता है? ठीक है मैम। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, आप उसको ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो। मैं कर दूँ। चलिए, आप मुझे करना, मैं कर बता दूंगी, कल लगाते हैं फिर उस कुंडली को। ठीक है मैम। किन भावों में वक्रीय सप्तमेश अच्छा माना जा सकता है? तो केंद्र भावों में वक्रीय सप्तमेश अच्छा माना जा सकता है, त्रिकोण में भी अच्छा माना जा सकता है और उपचय में भी। उपचय भाव कौन से होते हैं? 3, 6, 10 और 11। ठीक है, केंद्र में अगर वक्रीय ये है तो अच्छा माना जा सकता है, और अगर उपचय भावों में है या त्रिकोण में है तो भी अच्छा माना जा सकता है। लेकिन सप्तमेश कंबस्ट हो जाए तो कंबस्ट किसे कहते हैं? कंबस्ट कहते हैं कि सूर्य आ गया, सूर्य के बहुत पास वो प्लैनेट हो गया, इतना पास हो गया कि अपना वजूद खो बैठा। अगर अपना वजूद खो बैठा तो किसके वजूद ले लिया? सूर्य ओवरलोड कर रहा है उसको, सूर्य उसको प्रभावित कर रहा है। तो सप्तमेश अगर सूर्य से प्रभावित है तो क्या कहेंगे उसको? अगर उस पे शुभ प्रभाव है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन देखते हैं अस्त वाले केस में भी क्या क्या हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जब सकारात्मक प्रभाव हो, यदि उच्च का हो तो दोष कम, स्वग्रही हो तो भी दोष कम, मैम आप कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर हमने ये समझने की कोशिश की है कि किस तरह से मेन बेस जो है वो क्या है। बेस वही है सप्तम भाव, सप्तमेश, लेकिन बाकी के ग्रहों को और भावों को भी देखना है। ऐसा नहीं है कि केवल 7वां भाव और सप्तमेश देख के आप काम खत्म कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिक यही है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप कर देती हूँ।